हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग आज देखेंगे आपका हिस्ट्री, यानी कि हमारे अतीत थर्ड जो हमारी बुक, उसी का हम चैप्टर नंबर आपका 6 आज प्रारंभ करेंगे। क्लियर है? तो लेसन नंबर 5 तक हम लोग देख चुके हैं। अरेंजमेंट लेक्चर है, इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ के उन सारी चीजों को हम लोग आपका गौर करके थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, सबसे पहले देखिए सिक्स में चैप्टर में जो अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको देखनी है। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक, ये हमने देखा। सबसे पहले आपको एक इमेज दी गई है, आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखिए। देखिए, जब भी हम कोई चित्र देखते हैं तो खाली उसको हम चित्र तरह बनाने को सोचिए। देखिए, जैसे इसमें जल है, जल में नाव है, बगल में किला बना हुआ, झंडे किनके हैं, ये सब देखने से हमको बहुत सारी जो आइडिया है वो मिल जाते हैं। क्लियर है? अब देखिए, 17वीं शताब्दी में सूरत बंदरगाह के व्यापारी जहाज भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात में स्थित सूरत हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार में सबसे महत्वपूर्ण था। ध्यान दीजिए, जो भी आपके व्यापार होता था, ट्रेड होता था, उस ट्रेड में जो वेस्टर्न घाट का पोर्ट था, उस वेस्टर्न घाट के पोर्ट में जो गुजरात में स्थित था, और उस पोर्ट का नाम था सूरत पोर्ट, और सूरत किसमें था? हिंद महासागर में। ठीक के रास्ते। देखिए, सूरत पड़ता है अरब सागर में, लेकिन अरब सागर फाइनली किस में मिल जाता है? हिंद महासागर में। तो रूट कौन सा था? अरब सागर बाय हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में एक था। डच और ब्रिटिश व्यापारी जहाज 17वीं शताब्दी की शुरुआत से इस बंदरगाह का इस्तेमाल करने लगे थे। क्या थे वो लोग? इस बंदरगाह का जो इस्तेमाल है वो कर रहे थे। ठीक, 18वीं शताब्दी में इस बंदरगाह का महत्व गिरने लगा कि एक सदी 100 साल के बाद क्या हुआ, इस बंदरगाह का जो महत्व है वो गिरने लगा। जैसे इस अध्याय में हम कपड़ा और लोहा इस्पात उद्योग, दोनों उद्योग का विशेष अध्ययन करते हैं। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय कारीगर और उद्योग की दशा क्या थी? आधुनिक विश्व के औद्योगिक क्रांति की दृष्टि से ये दो उद्योग महत्वपूर्ण थे। सूती कपड़े के उद्योग, मशीन उत्पादन में 19वीं सदी में सबसे प्रमुख उद्योग राष्ट्र बन गया। 1850 के दशक में ब्रिटेन का लोहा और इस्पात उद्योग भी पनपने लगे, दुनिया का कारखाना कहलाने लगा। क्या हुआ? जो दुनिया है उनका जो कारखाना है वो कहलाने लगा। ये हमको थोड़ा सा देखना कि दुनिया का कारखाना किस प्रकार क्या रहा। ब्रिटेन के औद्योगिकरण और भारत के ब्रिटिश विजय उपनिवेश में गहरा संबंध था। अध्याय 2 में आप देख चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों की रक्षा करने के लिए किस तरह भूभाग पर आपका कब्जे हुए और किस तरह व्यापार का ढांचा बदलता गया। 18वीं शताब्दी के आखिरी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से खरीदती थी, जिन्हें इंग्लैंड व यूरोप के बाजार में ले जाकर बेच दी जाती थी। इस क्रय और विक्रय से उन्हें भारी मुनाफा होता था। होता क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी? भारत से चीजें खरीदती थी। अब भारत में मसाले खरीदती थी, मसाले में काली इलायची, हरी इलायची खरीद रही थी, तेज पत्ता, गरम पत्ते, बहुत सारे जो स्पाइसेस होते हैं, जावित्री वगैरह, इनको वो खरीदती थी। और होता क्या था, जब ये खाने में गिरा तो टेस्ट बनता है, और भारत में तो इनकी कॉस्ट कुछ थी ही नहीं, ऐसे मानिए। विदेशों में इसकी डिमांड बहुत थी। क्लियर है? तो विदेशों में लोग क्या करते थे? इसकी डिमांड करते थे, लोग यहाँ से खरीदते थे और यूरोपियन बाजारों में बेचते थे, जिनसे उन्हें क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना, तो उनको खरीदने और बेचने में काफी भारी मुनाफा होता था। यानी कि 1 रुपए की चीज सीधी 50-50 रुपए या 10-10 रुपए तक जाती थी। जैसे मान लीजिए 1 रुपए की चीज 4 रुपए में बिक रही है, ज्यादा अच्छा ये रहेगा, तो उनको प्रॉफिट होता था 3 गुना, 4 गुना, 8 गुना। ठीक, जैसे जैसे ब्रिटेन का उत्पादन बढ़ने लगा,
वैसे उद्योगपति भारत को अपने औद्योगिक उत्पाद के विशाल बाजार के रूप में देखने लग गए हैं। इस तरह ब्रिटेन से तैयार माल भारत के बाजारों में आने लगा। अब जो चीज पहले थी, अब वहाँ उद्योगपति हो गए, तो वहाँ का यहाँ से कच्चा माल गया। अब उस कच्चे माल को ब्रिटेन ने फिल्टर किया। जैसे यहाँ से सूत गया, उसको यहाँ से गया आपका कॉटन, कॉटन का उन्होंने बनाया कपड़ा, और कपड़ा बनाकर उन्होंने भारत में भेज दिया। तो इस तरह से उत्पादन के विशाल बाजार के रूप में देखने लगे। ब्रिटेन से तैयार माल, ध्यान दीजिए, ब्रिटेन से तैयार माल भारतीय शिल्प और उद्योग में इस तरह बढ़ा कि प्रस्तुत इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। चलिए देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अब एक बार आप कपड़े को देखिए, देख लिया, ये कपड़ा है उस जमाने का बना हुआ। पटोला बुनाई सूरत, अहमदाबाद और पटना में होती थी। ये पटोला बुनाई जो थी सूरत और अहमदाबाद में होती थी। इंडोनेशिया में इस बुनाई का भारी बाजार था और वहां के स्थानीय बुनकर परंपरा का हिस्सा बन गए। ठीक है, बनती कहाँ थी? अहमदाबाद, सूरत और पटना में। ठीक, अब हमने कपड़े पर नजर मार ली, आइए कपड़े पर नजर डालते हैं एक बार। बंगाल में, यानी कि बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से 1750 के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में औरों से कोसों आ गया था। कोसों मतलब बहुत आगे होना। ठीक है, भारतीय कपड़े लंबे समय से अपनी गुणवत्ता और बारीकी कारीगर से दुनिया भर में महसूस कर रहे थे कि दक्षिणी पूर्वी एशिया, जावा, सुमात्रा, पेनंगा तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों का भारी व्यापार था। 16वीं शताब्दी से यूरोप की व्यापारिक कंपनी यूरोप में व्यापारिक कंपनी यूरोप की व्यापारिक कंपनी में बेचने के लिए भारतीय कपड़ा खरीदने लगी थी। इस फले फूले व्यापार और भारतीय बुनकरों के हुनर की यादें अंग्रेजी और भाषाओं में बहुत सारे शब्दों में है। ऐसे शब्द जो आज भी जिंदा हैं, ऐसे शब्द जो जड़ों को ढूंढते हैं और उनका अर्थ जानने में बड़े मजेदार है। तो कुछ चीजें हैं जिनको आज भी हम अर्थ के रूप में देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका पटोला बुनाई है जो आपके सूरत और अहमदाबाद में होती। देखिए, हाथ से होती थी, कितना सुंदर और उत्कृष्ट था ये चीजें कि उस जमाने में लोग इस तरह से रखते। देख लिया बुनाई के विषय में। आगे बढ़े। शब्दों में इतिहास छिपा है। कह रहा है कि यूरोप के व्यापारियों ने भारत से आए बारीक सूती कपड़े सबसे पहले मौजूदा इराक के मोसलू शहर में अरब के व्यापारी के पास देखा था। कहाँ के? अरब के व्यापारी। यही अरब के व्यापारी भारत से ट्रेड करते थे अरब की तरफ, और अरब से ले जाकर यूरोप के बाजारों में बेचा करते थे। तो अरबी ही जो लोग थे वही आपके ट्रेडर थे। क्लियर है? मसलन अब कह रहे हैं कि मलमल कहने लगे। जल्दी ही यह शब्द खूब प्रचलित हो गया और मसालों की तलाश करने में पहली बार पुर्तगाली भारत आए। कौन आया मसालों की तलाश करने में? जो पुर्तगाली था वो पहली बार क्यों आया? भारत आया। उन्होंने दक्षिण पश्चिमी भारत में केरल के तट पर कालीकट के निकट एक डेरा डाला। तट है कालीकट का, स्थान है केरल राज्य, वहां पर डेरा डाला। यहाँ से वे मसालों के साथ साथ सूती कपड़ा भी ले गए और कालीकट के निकट, कालीकट से निकल शब्द को कैलिको कहने लगे। बाद में इसी तरह सूती कपड़ों को कैलिको ही कहा जाने लगा। तो कालीकट को कैलिको कहा उन्होंने, और कालिको मतलब आपका वहां का कपड़े को उन्होंने एक नाम दे दिया। क्या दिया? एक नाम उन्होंने दिया। हो गया, आगे बढ़े।
ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो पश्चिमी बाजारों में भारतीय कपड़े की लोकप्रियता कहानी कहते हैं। चित्र 3 में आप एक ऑर्डर पन्ना देख सकते हैं जिस पर 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ने कलकत्ता स्थित नुमाइंदों के पास भेजा था। वही के मुताबिक उस साल कपड़े के 58999 थानों का ऑर्डर था। थानों मतलब जो कपड़े के बड़े बड़े बंडल होते हैं उनको थान कहते हैं। उनका ऑर्डर था और इस बही के पन्ने को पलट कर आपको पता चलेगा कि सूती और रेशमी कपड़े की 98 किस्म का जिक्र है। यूरोपीय व्यापार जिन्हें पीस गुड्स कहते थे, आमतौर पर 20 गज लंबा और 1 गज चौड़ा थान था। 20 गज ऐसे और 1 गज ऐसे, तब इसको थान बोलते थे। ये 20 का हो गया और 1, ठीक है। ये आपको देखना है, ठीक है। ये देखिए पूरा वही है, उसमें लिखा हुआ है कितना हमको चाहिए, कितनी हमारी डिमांड है। ये आप देख सकते हैं, कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है। देख लिया, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का हो गया? अब देखिए कोर्स से देखिए बही में किस तरह एक चीजों की कीमत लंदन में तय कर दी गई। ये सामान मंगवाने के लिए कंपनी 2 साल पहले ऑर्डर देने पड़ते थे। ऑर्डर को भारत भेजने की जरूरी कपड़े बनाने, उन्हें वापस भिजवाने में इतना समय तो लग ही जाएगा। कपड़े के थान लंदन पहुंच जाते थे, वहां से नीलामी के जरिए बेचे जाते थे। नीलामी होती थी और बेचते भी थे। पूरा ऑर्डर है इसमें, देख रहे हो। और ये है जमादानी बुनाई, देख लिया। चलिए इस बुनाई इत्यादि को हम लोग आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में इतना ही मिलेंगे, हम लोग इतना ही देखेंगे। मिलते हैं आपका नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।